उसके कई बार ऐसी कोशिश करने पर भी कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। युवराज सर। युवराज कोई जवाब नहीं देता। वो बस खामोशी से सोचते हुए अपने चारों तरफ देखता है। युवराज और सुहानी कार की फ्रंट सीट पर बैठे हुए थे। युवराज अचानक से सुहानी को पकड़कर खुद नीचे झुक जाता है। अगले ही पल एक उल्लू तेजी से उड़ते हुए युवराज की कार की तरफ आता है और कार की विंडस्क्रीन से टकरा जाता है। उस उल्लू के टकराने से विंडस्क्रीन टूट जाती है। आखिर क्या है सुहानी और युवराज पर होने वाले इस हमले की वजह? क्या फिर से युवराज सुहानी को इस मुसीबत से बचा पाएगा? क्या निशा अब भी जिंदा है या बन चुकी है उस साए का शिकार? युवराज और सुहानी नीचे झुक गए थे, इसीलिए उन्हें चोट नहीं लगती। बाहर निकलो अभी। युवराज के ऐसा कहते ही वो दोनों कार से बाहर निकल जाते हैं। जैसे ही वो दोनों कार से बाहर निकलते हैं तभी वहाँ एक बड़ा सा पेड़ कार के ऊपर गिरता है। पेड़ के गिरने से वो कार अब पूरी तरह से डैमेज हो चुकी थी। अगर इस वक्त कोई इंसान उस कार के अंदर बैठा होता तो उसका बचना नामुमकिन था। युवराज भागकर सुहानी के पास जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। तुम ठीक हो? युवराज की आंखों में सुहानी के लिए डर साफ दिखाई दे रहा था। ये सब देखकर सुहानी बहुत डर गई थी। डर की वजह से वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। वो बस हाँ में अपना सर हिला देती है। युवराज को अपने आसपास कुछ महसूस हो रहा था। वो यही है, चलो यहाँ से। युवराज सुहानी का हाथ पकड़कर आगे बढ़ने लगता है, लेकिन सुहानी अपने कदम नहीं बढ़ाती। युवराज वहीं रुककर सुहानी को सवालिया नजरों से देखने लगता है। मैं निशा के बिना वापस नहीं जाऊंगी। युवराज समझ जाता है कि सुहानी उसकी बात नहीं मानने वाली है। ठीक है। युवराज सुहानी का हाथ पकड़कर पुराने रोड की तरफ बढ़ जाता है। वो दोनों तेजी से विशिंग वेल की तरफ जा ही रहे थे, तभी सुहानी को अपने कान के बिल्कुल करीब से फुसफुसाती हुई आवाज सुनाई देती है। सुहानी। ये सुनकर सुहानी चलते हुए अपनी दाईं तरफ देखती है और अपना बैलेंस खो देती है। बैलेंस बिगड़ने की वजह से सुहानी नीचे गिर जाती है और युवराज का हाथ उससे छूट जाता है। सुहानी अब सड़क पर पड़ी हुई थी। तभी एक पेड़ बड़ी तेजी से उसके ऊपर गिरने लगता है। सुहानी के लिए इतनी जल्दी वहां से हट पाना पॉसिबल नहीं था, लेकिन इस वक्त उसके साथ युवराज था। युवराज फौरन सुहानी को पकड़कर पीछे की तरफ खींच लेता है। इससे सुहानी की जान तो बच जाती है, लेकिन उसका एक पैर उस पेड़ की डाल के नीचे आ जाता है। सुहानी को तेज दर्द होता है और उसकी चीख निकल जाती है। युवराज सुहानी के पास घुटने के बल बैठ जाता है और उसका पैर पेड़ के नीचे से बाहर निकालता है। क्या तुम ठीक हो? मुझे बहुत दर्द हो रहा है। क्या तुम उठ सकती हो? मैं कोशिश करती हूँ। वो दोनों सड़क पर बैठे हुए थे, तभी एक साया तेजी से सुहानी के पास से उसे छूते हुए गुजरता है। ये सब एक के बाद एक इतनी जल्दी हो रहा था कि युवराज को संभलने का मौका ही नहीं मिल रहा था। उस साए के जाते ही सुहानी को अपनी गर्दन के पास तेज दर्द महसूस होता है। सुहानी अपना हाथ जब गर्दन पर रखती है तो उसे कुछ नमी महसूस होती है। सुहानी समझ जाती है कि ये नमी खून की है और उसके गले पे चोट लगी है। सुहानी की चोट देखकर युवराज और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। वो सुहानी को अपना सहारा देकर खड़ा करता है। सुहानी के पैर में भी बहुत तेज दर्द हो रहा था। वो युवराज का सहारा लेकर चलने की कोशिश करती है, लेकिन वो चल नहीं पा रही थी। तभी वो साया फिर से उसी स्पीड से सुहानी की तरफ बढ़ता है। ये देखकर युवराज के चेहरे पर गुस्से के भाव आ जाते हैं। जैसे ही वो साया सुहानी को छूने वाला होता है, सुहानी डरकर अपने हाथ से अपना चेहरा ढक लेती है। इससे पहले कि वो साया सुहानी पर हमला कर पाता, युवराज सुहानी के सामने आ जाता है। युवराज के ऐसा करने पर वो साया इस बार युवराज को छूकर चला जाता है। साये के युवराज को छूते ही वहाँ एक भयानक आवाज़ गूंज जाती है और अगले ही पल वहाँ सब कुछ शांत हो जाता है। कुछ पल पहले चारों तरफ जो हलचल हो रही थी, अब वो बिल्कुल बंद हो गई थी। चारों तरफ फिर से वही सन्नाटा छा गया था। अगर कोई आवाज़ आ रही थी तो वो आवाज़ सुहानी और युवराज की तेज सांसों की थी। कुछ देर बाद सुहानी को एहसास होता है कि उसे कुछ भी नहीं हुआ है और वो अपना हाथ चेहरे से हटाती है और देखती है कि अब वो साया वहाँ नहीं है और उसके सामने युवराज खड़ा है। क्या वो साया चला गया? हाँ। कहीं वो फिर से तो वापस नहीं आएगा ना? युवराज सुहानी के सवाल का कोई जवाब नहीं देता और अपने आसपास देखने लगता है।
वहाँ सड़क पर सुहानी का मोबाइल पड़ा हुआ था, जिसकी फ्लैशलाइट अभी भी ऑन ही थी। युवराज उस मोबाइल को उठाता है और उसे सुहानी की तरफ बढ़ा देता है। सुहानी एक नज़र युवराज को देखती है, जो बिना किसी भाव के दूसरी तरफ देख रहा था। सुहानी युवराज से अपना फ़ोन लेकर उसमें टाइम देखती है। अभी सुबह के 4:15 हो रहे थे। ये देखकर सुहानी को कुछ याद आ जाता है। अच्छा, तो वो साया इसीलिए चला गया? युवराज को सुहानी की बात समझ नहीं आती। क्या? मैंने सुना है कि सुबह 4 बजे से ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है। इसके बाद से बुरी शक्तियाँ कमजोर पड़ जाती हैं। शायद इसी वजह से वो साया मुझे बिना मारे ही चला गया। युवराज इस बात का कोई जवाब नहीं देता। वो जानता था कि उस साए की वहां से जाने की वजह कुछ और ही थी। तभी सुहानी को निशा की याद आती है। युवराज सर, हम उस विशिंग वेल से बस कुछ कदम की ही दूरी पर है। हमें निशा को ढूंढना है। युवराज सुहानी को सहारा देकर उस विशिंग वेल की तरफ बढ़ जाता है। सुहानी ने नोटिस नहीं किया था, लेकिन युवराज के हाथ पर भी एक पंजे का निशान बना था, जिससे खून बह रहा था। युवराज उस हाथ को पीछे कर लेता है, जिससे सुहानी की नज़र उस पर ना पड़े। कुछ ही देर बाद वो दोनों विशिंग वेल के सामने थे। वहां पहुंचते ही सुहानी बेचैन होकर निशा को ढूंढने लगती है, लेकिन वहां कोई नहीं था। निशा, 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 क्या तुम यहाँ हो? निशा! सुहानी पागलों की तरह इधर उधर निशा को ढूंढने लगती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था। निशा वहां नहीं थी। कुछ देर तक उसे ढूंढने के बाद सुहानी की हिम्मत भी जवाब दे जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो घुटने के बल जमीन पर बैठकर रोने लगती है। युवराज को भी अब यही लग रहा था कि निशा भी बाकी लोगों की तरह उस साए का शिकार बन गई है। उसे निशा के लिए दुख हो रहा था, लेकिन साथ ही सुहानी की ऐसी हालत देखकर उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो सुहानी के पास जाकर घुटने के बल बैठ जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सुहानी को कैसे हैंडल करे। वो अपना हाथ उठाकर सुहानी के कंधे की तरफ बढ़ाता है, लेकिन अपने हाथ को हवा में ही रोक लेता है। तभी सुहानी का फोन बजता है और युवराज अपना हाथ पीछे ले लेता है। सुहानी निशा की खबर मिलने की उम्मीद से फोन को उठाती है। फोन से एक आदमी की आवाज आती है। हेलो, क्या आप सुहानी शर्मा हैं? जी। आपके दोस्त निशा सिंह सिटी हॉस्पिटल में एडमिट है। आप जल्दी से आ जाइए। उस आदमी की बात सुनकर सुहानी की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। क्या? सुहानी इसके आगे कुछ कह नहीं पा रही थी। युवराज खामोशी से सुहानी को देख रहा था। मैंने कहा आपकी फ्रेंड निशा सिटी हॉस्पिटल में एडमिट है। उस आदमी की आवाज सुनकर सुहानी अपने होश में आती है। हाँ। हेलो मिस सुहानी, आर यू देयर? युवराज कब से सुहानी को देख रहा था, जो इस वक्त खुद को हैंडल नहीं कर पा रही थी। वो सुहानी के हाथ से मोबाइल ले लेता है। हेलो। हेलो सर, आई वांट टू इन्फॉर्म यू, मिस निशा सिंह सिटी हॉस्पिटल में एडमिट है। इज शी फाइन? यस, शी इज फाइन नाउ। ओके, हम अभी आ रहे हैं। ये कहकर युवराज फोन कट कर देता है। फोन कट करके युवराज सुहानी को देखता है, जो कंफ्यूज होकर उसे ही देख रही थी। सुहानी ने कुछ ही देर में बहुत सारे इमोशंस एक साथ फेस कर लिए थे, इसीलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो कैसे रिएक्ट करे। युवराज की नज़र सुहानी पर रुक जाती है। वो इस वक्त बहुत क्यूट लग रही थी। कुछ पल के लिए वो भूल जाता है कि उसे निशा के पास सिटी हॉस्पिटल जाना है। युवराज से कोई जवाब ना मिलने पर सुहानी उसका हाथ पकड़कर उसे हिलाती है। युवराज सर, क्या हुआ? निशा ठीक है ना? सुहानी के ऐसा करने से युवराज का ध्यान टूटता है और वो थोड़ा हड़बड़ा जाता है। अगले ही पल वो खुद को संभालता है। हाँ, वो ठीक है। हमें सिटी हॉस्पिटल जाना होगा। निशा वहीं है। क्या हुआ है उसे? और वो हॉस्पिटल कैसे पहुंच गई? ये उसके पास जाकर ही पता चलेगा। आज युवराज की नज़र सुहानी से हट ही नहीं रही थी। सुहानी का इतना मासूम होना आज युवराज को बहुत परेशान कर रहा था। वो चाहकर भी अपनी नज़रें कहीं और नहीं ले जा पा रहा था। तभी युवराज नोटिस करता है कि सुहानी ने भी कोई गर्म कपड़ा नहीं पहना है और वो ठंड से कांप रही है। युवराज डिसअपॉइंटेड होकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता। युवराज अपनी आंखें खोलकर अपनी जैकेट निकालता है। सुहानी कंफ्यूज होकर युवराज को देख रही थी। अगले ही पल युवराज उस जैकेट से सुहानी को कवर कर देता है। सुहानी उस जैकेट को खुद से दूर करती है। इसकी जरूरत नहीं है। युवराज सुहानी का हाथ पकड़कर उसे जैकेट उतारने से रोक लेता है। क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम शिमला में रहती हो और रात को यहाँ टेम्परेचर माइनस में चला जाता है? तुमने गर्म कपड़े क्यों नहीं पहने हैं? अब सुहानी को ध्यान आता है कि वो जल्दबाजी में बिना गर्म कपड़ों के ही बाहर आ गई थी। अब उसे ठंड का एहसास हो रहा था और उसकी कपकपी बढ़ गई थी।
मैं डर गई थी। तो अब इसे पहन कर रखो। नहीं, पहले ही आपका एक जैकेट मेरे पास है और अब ये भी। मेरे पास बहुत है। अगर आप मुझे इसे दे दोगे तो आप खुद क्या पहनोगे? मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मुझे ठंड नहीं लगती। युवराज अपनी बात पर जोर देकर आगे कहता है। अब चुपचाप इसे पहने रहो। इस बार सुहानी युवराज को मना नहीं कर पाती और अपनी जिद छोड़ देती है। ठंड तो युवराज को भी काफी लगी थी, लेकिन उसे इस वक्त सिर्फ सुहानी की तकलीफ दिख रही थी। थैंक यू। सुहानी को वाकई में बहुत ठंड लग रही थी। युवराज बिना कुछ कहे वहाँ से उठ जाता है। वो उठकर सुहानी की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। सुहानी थोड़ी झिझक के साथ युवराज का हाथ पकड़ लेती है और उठने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसके मुंह से दर्द भरी आह निकल जाती है, क्योंकि सुहानी के एक पैर में चोट लगी थी। सुहानी बड़ी मुश्किल से उठ पाती है। क्या तुम चल पाओगी? सुहानी अपने कदम आगे बढ़ाने की कोशिश करती है। जैसे ही सुहानी अपना कदम आगे बढ़ाती है, उसके चेहरे पर दर्द के भाव आ जाते हैं। युवराज समझ जाता है कि सुहानी के पैर में काफी दर्द हो रहा है। रुको। युवराज के कहने पर सुहानी अपने कदम रोक लेती है। युवराज अपना मोबाइल निकालकर किसी को कॉल करता है। विशिंग वेल के पास एक कार लेकर आओ अभी। ये कहकर वो फोन कट कर देता है। कॉल कट करके युवराज सुहानी को पास रखे एक बड़े से पत्थर पर बैठा देता है। वो दोनों कार के आने का इंतजार करने लगते हैं। वहां बैठे हुए सुहानी बड़े गौर से विशिंग वेल और उसके आसपास देख रही थी। वैसे तो ये सीन बहुत ही भयानक था, लेकिन युवराज के साथ होने की वजह से सुहानी को डर नहीं लग रहा था। सुहानी, सुहानी, आई एम सॉरी। युवराज के मुंह से 3 मैजिकल वर्ड सुनकर सुहानी चौंक जाती है। वो सवालिया नजरों से युवराज को देखने लगती है। आखिर क्यों मांग रहा है युवराज सुहानी से माफी? युवराज के मुंह से सॉरी सुनकर सुहानी उसे सवालिया नजरों से देखने लगती है। उस रात मुझे वार्डन से तुम्हारी कंप्लेन नहीं करनी चाहिए थी। मुझे नहीं पता था कि ये बात इस तरह से फैल जाएगी और तुम्हारे साथ इतना कुछ हो जाएगा। ये कहते हुए युवराज की आंखों में गिल्ट साफ साफ दिखाई दे रहा था। सुहानी युवराज के मुंह से यह सब सुनकर हैरान थी। वो नहीं जानती थी कि युवराज इतनी अच्छी तरह भी बात कर सकता है, क्योंकि उसने ज्यादातर युवराज को गुस्सा करते हुए या डांटते हुए ही देखा था। युवराज सर सॉरी भी बोलते हैं? जब मैं गलत होता हूँ तो सॉरी कह देता हूँ। इसमें इतना हैरान होने वाली कोई बात नहीं है। सुहानी अब आंखें फाड़कर युवराज को देख रही थी। क्या युवराज सर मेरे मन की बात सुन सकते हैं? तुम्हारी शक्ल पर लिखा है तुम क्या सोच रही हो। सुहानी फौरन अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है। युवराज सर तो बहुत डेंजरस है। सुहानी की ये हरकत देखकर युवराज के चेहरे पर हल्की स्माइल आ जाती है, जिसे वो छुपा लेता है। तभी एक तेज हॉर्न की आवाज़ से उन दोनों का ध्यान टूटता है। पुराने रोड पर युवराज की कार आ गई थी। युवराज एक नज़र कार को देखता है और फिर बिना कुछ कहे सुहानी को अपनी गोद में उठा लेता है। युवराज के अचानक से ऐसा करने पर सुहानी शॉक्ड रह जाती है और नर्वस होकर युवराज की गोद में हड़बड़ाने लगती है। युवराज सुहानी की आंखों में देखता है। रिलैक्स, मैं बस तुम्हें कार तक लेकर जा रहा हूँ। ये सुनकर सुहानी थोड़ा रिलैक्स हो जाती है। फिजिकली तो वो बिल्कुल रिलैक्स नज़र आ रही थी, लेकिन उसके मन में काफ़ी उथल पुथल चल रही थी। सुहानी एक टक बस युवराज को ही देख रही थी। युवराज के इतने करीब होने पर उसके दिल की धड़कन तेज़ होती जा रही थी। युवराज पास से और भी ज़्यादा हैंडसम दिख रहा था। वो अपने चेहरे पर सुहानी की नज़रों को महसूस कर रहा था और ये उसकी बेचैनी को और बढ़ा रही थी। लेकिन युवराज अपनी नज़र सिर्फ रास्ते पर बनाए हुए था। कार के पास पहुंचकर युवराज सुहानी को कार की बैक सीट पर बैठा देता है और खुद उसके पास बैठ जाता है। सिटी हॉस्पिटल चलो। युवराज के कहते ही ड्राइवर कार सिटी हॉस्पिटल की तरफ बढ़ा देता है। वहां से जाते हुए सुहानी जब विशिंग वेल की तरफ देखती है तो उसे फिर से वही लड़की सफ़ेद कपड़े में दिखाई देती है। इस बार सुहानी को उसका चेहरा कुछ कुछ दिखाई दे रहा था। उसे वो लड़की काफ़ी जानी पहचानी सी लग रही थी। ये मुझे इतनी जानी पहचानी सी क्यों लग रही है? ये कौन हो सकती है? लेकिन उसे ठीक से कुछ भी याद नहीं आ रहा था। वहीं पास में बैठे युवराज के दिमाग में इस वक्त बस एक ही सवाल चल रहा था। आखिर निशा उस साय से कैसे बच गई? इससे पहले सुहानी ने जिसे भी अपने सपने में उस लड़की के साथ देखा था वो या तो गायब हो गई थी या फिर उसकी लाश मिली थी। लेकिन निशा के साथ ऐसा नहीं हुआ। फिर कल रात को निशा के साथ हुआ क्या था? ये सवाल बार बार युवराज के दिमाग में चल रहा था। थोड़ी ही देर में वो दोनों हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। युवराज व्हील चेयर मंगाकर सुहानी को उस पर बैठा देता है
और फिर उस व्हीलचेयर को धकेलते हुए हॉस्पिटल के अंदर चला जाता है। कुछ ही देर में वो दोनों निशा के रूम में पहुंच जाते हैं। रूम के अंदर जाकर वो दोनों देखते हैं कि निशा बेड पर लेटी हुई थी। जैसे ही निशा सुहानी को देखती है वो उछलकर बैठ जाती है। युवराज सुहानी के व्हीलचेयर को धकेलकर उसे निशा के करीब ले जाता है। सुहानी निशा के पास जाकर उसका हाथ पकड़ लेती है। निशा, तो ठीक है ना? निशा भी इस वक्त सुहानी को व्हीलचेयर में देखकर घबरा गई थी। सुहानी, तुझे क्या हुआ? तू व्हीलचेयर में क्यों है? और युवराज सर इस वक्त तेरे साथ क्या कर रहे हैं? ये कहकर निशा युवराज की तरफ देखने लगती है। युवराज वहां खामोशी से खड़ा था। वो निशा को देखकर ये अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा था कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है। मैं तुझे सब कुछ बाद में बताऊंगी, पहले तू ये बता कि आज रात तेरे साथ क्या हुआ था? तू हॉस्पिटल कैसे पहुंच गई? युवराज सुहानी के व्हीलचेयर के पीछे खड़ा दोनों की बातें सुन रहा था। युवराज के उस कमरे में होने की वजह से निशा सुहानी को कुछ बताने से झिझक रही थी। कोई बात नहीं, तू बोल सकती है। सुहानी की बात सुनकर निशा उसे रात की बात बताना शुरू करती है। यार, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्या हुआ है। रात को तो हम दोनों साथ में सोए थे। मैंने एक अजीब सा सपना देखा। मैंने देखा कि एक लड़की उस मनहूस से कुएं के पास खड़ी है। उसने सफ़ेद से कपड़े पहने हुए थे और उसके बिखरे लंबे बाल थे। मुझे उसका चेहरा तो साफ साफ याद नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे मैं उसे जानती हूँ। मैं सपना ही देख रही थी और अचानक मेरी आंखें खुल गईं। फिर मैंने देखा कि मैं बीच जंगल में खड़ी हूँ। चारों तरफ अंधेरा था और वहाँ एक अजीब सी आवाज़ आ रही थी। वो सीन बहुत ही डरावना था। मैंने जब पीछे मुड़ के देखा तो मेरे सामने वही लड़की खड़ी थी जिसे मैंने सपने में देखा था। मैं तो बहुत डर गई। पता नहीं मैं वहाँ कैसे पहुँच गई। फिर तुम उससे बची कैसे? बता रही हूँ, पूरी बात तो सुनो। निशा की बात सुनकर युवराज खामोश हो जाता है। अंधेरे में मुझे कुछ ठीक से दिख नहीं रहा था। बस उस लड़की के सफ़ेद कपड़े और बिखरे बाल ही दिख रहे थे। उसने मेरी तरफ अपना हाथ बढ़ाया। वो मेरा गला दबाकर मुझे मारना चाहती थी, लेकिन पता नहीं क्यों वो मुझे छू भी नहीं पा रही थी। ये सब देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा डर गई थी। शायद मैं डरकर वहीं बेहोश हो गई और जब मेरी आंखें खुली तो यहाँ हॉस्पिटल में थी। लेकिन तुम्हें हॉस्पिटल लेकर कौन आया? पता नहीं यार, मैं भी कब से यही सोच रही हूँ। सुहानी पीछे मुड़कर युवराज की तरफ देखने लगती है। वो अभी भी शांत लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों को देखकर सुहानी समझ जाती है कि युवराज परेशान है। युवराज सर, क्या हुआ? मुझे समझ नहीं आ रहा कि निशा उससे बच कैसे गई। निशा भी युवराज की बात सुनकर सोच में पड़ जाती है। हाँ, मैं बच कैसे गई? वैसे मैं बच के बहुत खुश हूँ, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि वो मुझे कुछ कर क्यों नहीं पाई। मुझे पता है कि निशा कैसे बच गई। निशा और युवराज सवालिया नजरों से सुहानी को देखने लगते हैं। सुहानी मुस्कुराते हुए निशा के गले में बंधा हुआ लाल धागा बाहर निकाल देती है, जिसमें एक रुद्राक्ष बंधा था। ये देखकर निशा को भी सब कुछ समझ आ जाता है, लेकिन युवराज अब भी कुछ नहीं समझ पा रहा था। वो अब भी कंफ्यूजन के साथ सुहानी को देख रहा था। कुछ दिनों पहले एक अघोरी बाबा ने निशा को ये रुद्राक्ष दिया था। शायद इसी वजह से वो लड़की निशा को छू नहीं पाई। ये जानकर युवराज को भी अब सारी बातें समझ में आ जाती हैं। बस एक बात हमें पता नहीं है। क्या? तुझे इतनी रात को विशिंग वेल से हॉस्पिटल लेकर कौन आया? आमतौर पर रात में पुराने रोड की तरफ कोई भी नहीं जाता। सुहानी का सवाल पूरा होते ही दरवाजे से एक कड़क आवाज़ सुनाई देती है। ये आवाज़ सुनकर निशा, युवराज और सुहानी तीनों दरवाजे की तरफ देखते हैं। दरवाजे के पास एक 26-27 साल का हैंडसम आदमी खड़ा था। 6 फीट हाइट, गोरा रंग और शानदार पर्सनालिटी। वो आदमी हॉस्पिटल के रूम के अंदर आता है और निशा, सुहानी और युवराज की तरफ देखता है। वो तीनों इस वक्त कंफ्यूज थे, लेकिन कंफ्यूजन का भाव सिर्फ निशा और सुहानी के चेहरे पर था। युवराज का चेहरा अभी भी शांत था। उन तीनों को समझ नहीं आ रहा था कि ये आदमी कौन है और इतनी रात को ये विशिंग वेल के पास क्या करने गया था, जहां निशा इसे मिल गई। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं एएसपी अर्नव सिंह। पुराने रोड के सारे केस अब से मैं और मेरी टीम हैंडल करेगी। अर्नव की बात सुनकर उन तीनों की कंफ्यूजन हैरानी में बदल जाती है। एएसपी अर्नव सिंह का नाम सुनते ही सुहानी और निशा हैरानी से उसे देखने लगते हैं। युवराज भी ये सुनकर चौंक जाता है, लेकिन उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं आता।
निशा और सुहानी के बाद अर्णव की नज़र युवराज पर जाती है। युवराज को देखते ही उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं। अर्णव आगे बढ़कर युवराज के सामने जाता है। वो शक और मुस्कान के मिले जुले एक्सप्रेशन के साथ युवराज को देख रहा था। हेलो मिस्टर युवराज दीवान, तो फाइनली आज आपसे मुलाकात हो ही गई। ये कहकर अर्णव युवराज की तरफ अपना हाथ बढ़ा देता है। युवराज भी अर्णव से हाथ मिलाता है। हेलो एएसपी सिंह, वेलकम टू शिमला। थैंक यू मिस्टर दीवान। अर्णव और युवराज एक दूसरे को इस तरह से देख रहे थे जैसे वो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हों। युवराज पहले से जानता था कि पुराने रोड के केस को सॉल्व करने के लिए एक नई टीम आने वाली है और उस टीम को अर्णव सिंह लीड करेगा। युवराज को पहले से अर्णव के बारे में एक इन्फॉर्मेशन पता थी, लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि उसकी अर्णव से इस तरह मुलाकात होगी। निशा और सुहानी उन दोनों को ही देख रही थीं। सुहानी, तूने रामायण देखी है? सुहानी अजीब से एक्सप्रेशन के साथ निशा को देखती है। अरे ये भरत मिलाप जैसा सीन नहीं लग रहा है? कहीं ये दोनों बिछड़े हुए भाई तो नहीं? ये कहकर निशा धीरे से हंसने लगती है। You need to work on your jokes, Miss. अर्णव इनडायरेक्टली निशा से उसका नाम पूछ रहा था। निशा। निशा को लगा नहीं था कि अर्णव उसका ये जोक सुन लेगा। निशा का घबराया हुआ चेहरा देखकर अर्णव मुस्कुरा देता है। रिलैक्स मिस निशा, मुझे आपसे सिर्फ कुछ सवालों के जवाब चाहिए। आप बस जवाब दे दीजिए और फिर मैं चला जाऊंगा। अर्णव ने अब तक युवराज और सुहानी की चोट को भी देख लिया था, लेकिन अभी उसकी बारी नहीं आई थी। तो मिस निशा, आप इतनी रात उस पुराने रोड पर कैसे पहुंची और आप वहां बेहोश कैसे हो गई? अर्णव निशा से बिल्कुल साफ साफ अपना सवाल पूछ लेता है। निशा अर्णव का सवाल सुनकर घबरा जाती है और सुहानी की तरफ देखती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। अगर वो सच कहती तो अर्णव उसकी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं करता। अर्णव निशा की घबराहट नोटिस कर लेता है, लेकिन कुछ कहता नहीं। अब मैं इनसे क्या कहूँ? मिस निशा, मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। आखिर क्या होगा निशा का जवाब? क्या निशा अर्णव को सारी बातें बता देगी? आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और साया अ कर्स्ड लव स्टोरी के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।